हेलो दोस्तों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जैसा कि यहाँ सभी बच्चों का रोज़ लुसेंट का स्टडी होता है। अभी हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं और हिस्ट्री में जो 2-3 टॉपिक हो चुका है सिंधु सभ्यता तक, उसका आज हम लोग क्विज़ करेंगे। मैंने 2 ग्रुप बांट दिया है। दोनों ग्रुप मैं क्वेश्चन पूछूंगा और हर ग्रुप आंसर देगा। जो ग्रुप जीतेगा वह यह ट्रॉफी ले जाएगा। बस इसलिए रखा गया है ताकि इन बच्चों का मनोबल बढ़ सके। तो आइए, आप भी अगर तैयारी करते हैं तो हर 3 दिन पर आपको क्विज़ मिलेगा। आप क्वेश्चन पढ़ के आ सकते हैं, लुसेंट की बुक रट के आ सकते हैं, याद करके आ सकते हैं, और फिर जब यहाँ डिस्कशन होगा तो आप वहाँ पे आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका अगर आपको याद करने में कोई पॉइंट भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे अबाउट में जाइएगा तो मेरा नंबर लिखा हुआ है यूट्यूब पे, और उस नंबर पे चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इसीलिए आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोनों टीम आज आप लोग के बीच में शानदार मुकाबला होगा, समझ जाइएगा। तो कृपया एक दूसरे का हाथ मिलाकर एक दूसरे के टीम का मनोबल बढ़ाएं और अपना समझ जाए कि एक दूसरे टीम लड़ रही है अभी। चलिए, एक दूसरे से हाथ मिलाएं और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। इस ग्रुप में से कोई भी अगर याद रहेगा तो आप बता सकते हैं। आपके पास टाइम कम से कम 1 मिनट के अंदर बताना होगा। 1 मिनट के अंदर आप बता दीजिएगा। ठीक है, ऐसे रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। और हम ऐसा नहीं है कि हम हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम शुरू से एक क्वेश्चन पूछते जाएंगे ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। कोई भी कमेंट बॉक्स में बोल सकता है कि एक भी क्वेश्चन इन्होंने नहीं छोड़ा है, एक क्वेश्चन इधर तो एक क्वेश्चन इधर, ऐसे हम लोग करते चलेंगे और देखेंगे कौन सा टीम कितना पॉइंट लेके आ रहा है। एक पेन और हमको दे दीजिए, कम से कम हम लिखते चलेंगे। टीम 1, टीम 2, ठीक बा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन टीम 1 के लिए हम पूछने जा रहे हैं। बताइएगा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ, कोई भी यहाँ पे आंसर ना देखिएगा। अगर कोई आंसर देखते पकड़ा गया तो फिर YouTube पे सारा वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए कृपया आंसर ना देखें, ईमानदारी से रहे ताकि आगे आपका काम आएगा। चलिए, बताइएगा, सबसे पहले हिंदू, भारत को हिंदू शब्द सबसे पहले किन विदेशी के वजह से नाम पड़ा था हिंदू? बताइएगा। यह टीम कोई भी बताएं, जल्दी बताइए। ईरानी। क्या? ईरानी। इन्होंने बोला ईरानी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो टीम 1, 2 एकदम आराम से पूछे जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा। चलिए ध्यान से। अब बताइएगा, हिंदुस्तान शब्द किस काल में आया था? मध्यकाल में। बहुत बढ़िया। अब बताइएगा, चलिए, हिंदू शब्द, जो हिंदू शब्द है वह हिंदू शब्द किस भाषा का शब्द है? बताइए। फारसी भाषा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर बात किया जाए कि भारत की जनसंख्या का निर्माण कुछ नस्ल के आधार पर हुआ था, जो लुसेंट में लिखा हुआ है, उन नस्लों में से सबसे पुराना नस्ल कौन सा है? निग्रोइड। बहुत बढ़िया, निग्रोइड। आप लोग देखते चलिएगा, मैं पूछते जा रहा हूँ और आप लोग अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। अगर कुछ भी गलती होगी तो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विंध्य का पर्वत कहाँ, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया। इधर से क्वेश्चन बताइएगा, सबसे पहले इतिहास को 3 भाग में किसने बांटा था? क्रिस्टोफ सेलियरस। तो क्रिस्टोफ सेलियरस ने बांटने का प्रयास किया था सबसे पहले। चलिए, भारतीय इतिहास की जानकारी जो हमारे बुक लिखा गया है, जो भी, तो इतिहास की जानकारी किसके आधार पर लिया गया है? कौन कौन सा स्रोत लिया गया लिखने के लिए? बताइएगा। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, हाँ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगर बात किया जाए तो धर्म ग्रंथ का इन्होंने नाम लिया, तो बताइएगा कि सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। और उसके रचयिता कौन है? हाँ, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोग बताइएगा कि
वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश किस धर्म ग्रंथ से मिलता है? बताइएगा, किस धर्म ग्रंथ से? वेद। अगर आप लोग एक बार आंसर दे देंगे, अगर वह किसी ने आंसर दिया, अगर वह गलत हो गया तो गलत माना जाएगा, इसलिए सोच समझ के आंसर दीजिएगा। चारों वेदों को मिलाकर क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अभी तक अगर लिखने में कुछ गलती हो जाए तो याद रखिएगा, अभी तक सभी बराबर चल रहे हैं। हाँ, अब आगे क्वेश्चन। वेद कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ कि जो पॉइंट अगर कोई नहीं बताता है तो वो पॉइंट देते चलूँगा, ऐसे ज़्यादा सुविधा होगी, नहीं तो ऐसे कितना पॉइंट दूंगा। अब बताइएगा 4 वेद, बहुत बढ़िया, आप लोगों को बताना है। इन्होंने बताया कि 4 वेद होता है। 4 वेद में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना। ठीक है, अब बताइएगा आप लोग, ऋग्वेद सबसे पुराना इन्होंने बताया। ऋग्वेद में से ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। बढ़िया। चलिए आप लोग के सामने, आयुर्वेद को पढ़ने वाले ज्ञानी को क्या कहते हैं? प्रजापति। बहुत बढ़िया। अब आप लोग के सामने, ऋग्वेद में कितने मंडल की चर्चा की गई है? 10। कितने सूक्त की चर्चा? कितने ऋचाएँ हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि 10,462 ऋचाएँ हैं, कुल मिला के ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ थी जिसमें से कितनी दोहराई गई है? कितनी दोहराई गई है? 118 दोहराई गई है। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि 10,580 ऋचाएँ कुल मिला के ऋग्वेद में है, उसमें से 118 ऋचाएँ दोबारा दोहराई गई है। ऐसे आप घटा लीजिएगा तो 10,462 हो जाएगी। चलिए, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री। पढ़ने वाले ऋषि को, वह जो ऋषि ऋग्वेद को पढ़ता था उसे क्या कहते थे? होत्री। अगर बात किया जाए आर्य के इतिहास, राजनीतिक और ईश्वर के बारे में जानकारी किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद से। ठीक है, वामनावतार का उल्लेख किया गया है। वामनावतार का 3 पग का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि 9वां मंडल में किस देवता का उल्लेख है? देवता सोम। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र, जो कि रचित है विश्वामित्र द्वारा। बढ़िया है। अब बताइएगा कि 8वें मंडल के द्वारा हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? खील कहा जाता है। 10वां मंडल में पुरुषसूक्त की चर्चा की गई है। पुरुषसूक्त चर्चा की गई है, उसमें से 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। तो आप बताइएगा कि जांघ से, ब्रह्मा के जांघ से किस वर्ण का उदय हुआ था? वैश्य। ब्रह्मा के चरण से किसका उदय हुआ था? हाँ, ब्रह्मा के मुख से किसका उदय होता? ब्राह्मण। और ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय। गलती से भी भावना में बह के आप गलत मत बता दीजिएगा, ताकि 1 पॉइंट मिल जाएगा। हम इसीलिए जल्दी जल्दी पूछने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपसे गलती हो। अगर आप गलती करेंगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, आप लोग भी गलती कीजिएगा तो इधर मिल जाएगा। चलिए, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने मंत्र हैं? 200। आपने 250 बोला है और इसीलिए पॉइंट इनको दिया जाता है। चलिए, एक टीम। मैंने बार बार बोला है कि पहली बार जो आप आंसर देंगे उसी को सत्य माना जाएगा। हमें पता है कि आपको लोगों को याद है, लेकिन जल्दीबाजी में अगर आंसर दीजिएगा तो एग्ज़ाम में भी जल्दीबाजी कीजिएगा तो वहाँ गलती हो जाएगा। चलिए, अब बताइएगा इंद्र के लिए कितना मंत्र है? इंद्र के लिए 250। हाथ नहीं उठाना, बोल देना है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बहुत बढ़िया। महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 में। अब बताइएगा कि प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया था? आर्थर स्मिथ ने। आर्थर स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कब लिखी गई थी? 1904 में। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किसका वर्णन 1/3 भाग में किया गया है? 1/3 भाग में किया गया है। ठीक है, आप लोग भी आंसर दीजिए। यजुर्वेद के उपवेद का नाम बताएं। यजुर्वेद के उपवेद का नाम? धनुर्वेद। बहुत बढ़िया।
अब बताइएगा कि गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में। चलिए, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्ववेद। अगर बात किया जाए कि वह कौन सा वेद है जो जिसमें गाई जा सकने वाली ऋचाएं हैं? सामवेद। बहुत बढ़िया। वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया है? यजुर्वेद। अच्छा, एक बात बताइएगा हमको कि किसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं? बताइए। आपने ऋग्वेद बोलने का कोशिश किया। हाँ, चलिए सोच समझ कर बताइए। गाड़ी पर ब्रेक लगा के चलिए, बोलिए। किसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं? सामवेद। गलती हुई 1 नंबर चला जाएगा, चांस कुछ नहीं मिलेगा। आगे, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है? हाँ। अच्छा, सामवेद में कितने सूक्त का वर्णन है? सामवेद में 1810। बहुत बढ़िया। जैसे जैसे अब पेज इधर आएगा आप लोगों का कंपटीशन बढ़ता जाएगा, आप लोगों को पता है, तो धीरे धीरे अपने दिलों को थाम ले और चलते रहिए। देखें, अच्छा एक बात बताइए कि शाम का अर्थ क्या होता है? सामवेद में शाम का अर्थ गान। बहुत बढ़िया। अथर्ववेद के उपवेद को क्या कहते हैं? शिल्पवेद। अथर्ववेद किस ऋषि के द्वारा रचा गया है? अथर्वा ऋषि। इधर देख रहे हैं कि सब लोग आंसर दे रहे हैं, इधर बस 1-2 लोग आंसर दे रहे हैं। कृपया सभी लोग अपना कंट्रीब्यूट करें, अपना आंसर बता सकते हैं और फिर ये लोग बताएंगे। ऐसा आप लोग कर सकते हैं, एक दूसरे से सलाह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, अथर्ववेद में कितना मंत्र का चर्चा किया गया है? 731 मंत्र। अथर्ववेद में कितने पद्य हैं? 6000 पद्य हैं। अच्छा, औषधों का सबसे पहला उल्लेख किस वेद में है? औषधि का सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद में। ठीक है। अथर्ववेद के प्रतिनिधि सूक्त का नाम बताएं। एक प्रतिनिधि कोई सूक्त का नाम बता दीजिए। पृथ्वी सूक्त। आगे, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में। अच्छा, बात किया जाए कि ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा का नाम बताएं। शाकल शाखा। कुरुओं के बारे में विवरण किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। आगे, अच्छा, प्रजापति की 2 पुत्री किस वेद में इसकी चर्चा की गई है? अथर्ववेद में। 2, अगर आपको याद है तो बता दीजिए। 2 पुत्री का नाम? सभा और समिति। हाँ, बताइए। अब हम लोग वेदों की शाखाएं की तरफ बढ़ रहे हैं। इन वेदों की बहुत सारी शाखाएं थी। वेदों की शाखाएं में एक शाकल शाखा थी, जो इनसे मैंने पूछा कि ऋग्वेद की सबसे जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा थी। अब आप लोग बता दीजिए, काण्व शाखा किस वेद की है? यजुर्वेद में किस वेद? यजुर्वेद की शाखा 2 थी, उसमें से कौन सी शाखा काण्व है? कृष्ण। बहुत गलत आंसर। तो इस प्रकार फिर से 1 मार्क्स दिया जाता है और आप लोग की लापरवाही आप लोग को ज़रूर हरवाएगी, ये हमको पूरा विश्वास है। अगर आप लोग ऐसे ही लापरवाही करते रहे तो ज़रूर हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बार बार बोल रहे हैं कि एक दूसरे से पहले डिस्कशन कर लीजिए, नहीं तो भरी सभा में आप यूट्यूब पे हारेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अकेले में हारेंगे, यूट्यूब पे हारेंगे, और यह सबसे बड़ी बात होगी आप लोगों के लिए। चलिए, अभी भी मौका है, नहीं तो 2 पॉइंट, पता नहीं ये लोग हारेंगे कि नहीं हारेंगे, इसीलिए 2 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है। चलिए बताइएगा, किस वेद को वाजसनेय संहिता कहा जाता है? सनेय संहिता। किस वेद की शाखा को वाजसनेय शाखा कहा जाता है, वह संहिता कहा जाता है?
आप लोग इसका उत्तर तैयार रखिएगा अगर याद है तो। यजुर्वेद। कौन सा यजुर्वेद? हाँ? शाखा मैंने पूछा, यजुर्वेद की कौन सी शाखा? कौन सा का बोल रहे हो? वाच्य। कृष्ण। हाँ, बहुत गलत आंसर। आप लोग बताइए। शुक्ल यजुर्वेद। चलिए कोई बात नहीं, जीत हार होती रहेगी। आप लोग अपना संतुलन बरकरार रखें। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, पहली बार इन बच्चों का डायरेक्ट यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इन लोगों को अच्छे से पता है कि यह वीडियो डायरेक्ट सभी लोगों के पास पहुंचेगा। इन लोगों के पेरेंट्स भी देखेंगे और सारे लोग भी देखेंगे, इसलिए जो प्रेशर होता है बहुत हाई होता है इन लोगों के सामने बताना। और ये ट्रॉफ़ी की बात है, देखते हैं आज कौन ट्रॉफ़ी ये ले जाता है। चलिए देखते हैं, आइए। अब बताइएगा, कणिष्ठल शाखा किस वेद की शाखा है? कणिष्ठल। कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइएगा, जैमिनीय शाखा किस वेद की शाखा है? सामवेद की शाखा है। बहुत बढ़िया। जिसको याद ना हो ये सब लिखते चलिएगा, लुसेंट में ये सब नहीं दिया होगा। जो चीज़ लुसेंट से एक्स्ट्रा भी है यहाँ पढ़ाई होता है। अगर कोई भी बच्चे यहाँ पे अगर दरोगा की तैयारी के लिए, बिहार सचिवालय के लिए या कांस्टेबल के लिए आना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट रात में 6 से 9 चलता है। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, अबाउट में नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। चलिए अब बताइएगा कि तलवकार शाखा किस वेद की शाखा है? तलवकार, इन्हीं लोग से पूछना है ना। तलवकार शाखा सोच समझ के बताइएगा, तलवकार शाखा किस वेद की शाखा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तलवकार शाखा किस वेद की शाखा है, बिना देखे हुए। सामवेद। बहुत बढ़िया जवाब, सामवेद। मैंने बताया था, रिलेट कराया था ये सब अच्छे से। पैम्पलाद शाखा किस वेद की शाखा है? अथर्ववेद का। अथर्ववेद का। अच्छा, सौनक शाखा किस वेद की शाखा है? अथर्ववेद का। माध्यम दिन किस वेद की शाखा है? हाँ, शुक्ल का। शुक्ल यजुर्वेद का। बहुत बढ़िया। कौथुम किस वेद की शाखा है? कौथुम किस वेद की शाखा है? कौथुम सामवेद की शाखा है। बहुत बढ़िया। रणायनीय किस वेद की शाखा है? सामवेद की शाखा है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो वेदों की शाखा हो चुकी है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम लोग बढ़ेंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में इसमें 1-2 छूटा था, वो भी मैं पूछ ले रहा हूँ। बताइएगा, तैत्तिरीय किस वेद की शाखा है? तैत्तिरीय शाखा कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। और मैत्रायणी? हाँ, आराम से सोच के बताइए, मैत्रायणी शाखा किस वेद की शाखा है? कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप लोग नोट करते चलिएगा। जो भी आंसर आपको नहीं आ रहा है आप लोग कृपया नोट जरूर कर लीजिएगा। मैंने बोला कि मैत्रायणी किस वेद की शाखा है? मैत्रायणी किस वेद की शाखा है? आप लोग बताइए। कृष्ण। कृष्ण। 1 मार्क्स इन लोग को दिया जाता है। मैत्रायणी मैंने बताया था कि कृष्ण यजुर्वेद मैंने रिलेट अच्छे से कराया था और बहुत फनी तरीके से कराया था। फिर भी आप लोग इसमें दिक्कत कर रहे हैं, कृपया अपना माइंड यहाँ रखें। चलिए आगे देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ अब किससे पूछना था? इन लोग से पूछना था। बताइएगा ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखा गया था वह वेद की व्याख्या के लिए लिखा गया था, तो किस में लिखा गया था? गद्य में कि पद्य में? किस में लिखा गया था? आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं।
गद्य में। चलिए बहुत बढ़िया। आगे, ब्राह्मण ग्रंथ में किस राजा के बाद और किसके पहले का वर्णन है? परीक्षित और बिंबिसार। परीक्षित के बाद का और बिंबिसार के पहले की घटना का वर्णन है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोग बताइएगा कि यानी कि हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था, हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था। अब बताइएगा, हर वेद का जब ब्राह्मण ग्रंथ था तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताइए, दोनों ग्रंथ बताइए, दोनों बताइएगा, सोच समझ लीजिए। हाँ, ऐतरेय और कौशिकी। बहुत बढ़िया। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताइए आप लोग। हाँ, दोनों बताना है। तैत्तिरीय और शतपथ। ठीक है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताइए। पंचवीस, या उसे ही क्या बोलते हैं? तांडे। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम? गोपथ। अच्छा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो था वह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था। इस ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ राजाओं का उल्लेख किया गया है। उन राजाओं का नाम बताइए आप। कोई भी 3-4 राजा का नाम बता दीजिए। कुरु, पंचाल, विदेह, शल्य और कौशल। बहुत बढ़िया। कैकय है, कौशल है, कैकय है। चलिए, आपने बताने की कोशिश किया, बहुत बढ़िया। है, देख लीजिएगा, गंधार, शैल्य, कैकय, करु, पंचाल, कौशल, विदेह, ये सब है। अब बताइए कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में किसकी चर्चा है? किस चीज का? हाँ, किस चीज़ की चर्चा है? हाँ, राजाओं के राज्याभिषेक। हाँ, राजाओं के राज्याभिषेक के बारे में। और कुछ राजाओं का प्राचीन नाम। हाँ, कुछ प्राचीन राजाओं के नाम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ प्राचीन राजा के नाम लिखा गया है। हाँ, अच्छा, अरण्यक की संख्या कितनी है? 7। अरण्यक में किस कर्मकांड की व्याख्या की गई है? किससे जुड़ा कर्मकांड लिखा गया अरण्यक में? हाँ, जंगल में रचना की गई जा रही थी, लेकिन किस कर्मकांड के बारे में? किससे जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की चर्चा की गई है इसमें? बताइएगा, अरण्यक में। अरण्यक में किस चीज़ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की गई है? बताइए, जल्दी बताइए। एक भी बता देंगे तो हो जाएगा। हाँ, कुछ भी बताइए। ब्रह्मांड। यहाँ आपका क्वेश्चन जो आप दूसरा समझ लिए हैं, अरण्यक में उसकी चर्चा नहीं है। आप लोग बता सकते हैं, 1 पॉइंट तो आप लोग को मिलेगा कंफर्म, ये लोग नहीं बताए हैं तो। लेकिन आप लोग बताइए। राजाओं के राज्याभिषेक। पेन किधर है? ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है इन लोग से, क्योंकि आप लोग का मार्क्स इनको दिया जाएगा अभी, तो ये एक्स्ट्रा है, हम इनसे एक्स्ट्रा ही पूछ रहे हैं। आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो बताइए। किससे जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की गई है? राजा का राज्याभिषेक के प्रतीकात्मक। नहीं, गलत आंसर। चलिए, ये भी इन लोगों को एक आंसर नंबर दिया जा रहा है, कोई बात। यज्ञ से जुड़े कर्मकांड और दार्शनिक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के बारे में चर्चा की गई थी। और अरण्यक जो था, जंगल में रचित ऋचाओं के को कहा जाता था। अब बताइएगा, उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 108 है। 108 है। उपनिषद में जो आप लोग बोल रहे थे, उपनिषद में था कि यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार था, शरीर के बारे में चर्चा थी, ब्रह्मांड के बारे में चर्चा थी, आत्मा के बारे में, ब्रह्मा के बारे में, ये सब चर्चा थी, व्याख्या थी उपनिषद में। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, किससे पूछना है? स्त्री से सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ पे, किस संहिता में? बोलिए, बोलने की कोशिश कीजिए। अगर शब्द गलत होगा थोड़ा बड़ा तो चलेगा।
मैत्रेयनी संहिता, बहुत बढ़िया। मैत्रेयनी संहिता। मैत्रेयनी संहिता में स्त्री को पुरुष का कौन सा दोष बताया गया है? तीसरा दोष। पहला दोष कौन सा था? जुआ, दूसरा, शराब, तीसरा स्त्री। अच्छा बताइए, अर्धांगिनी की बात किस ब्राह्मण ग्रंथ में की गई है? या ये बताइएगा, अर्धांगिनी की बात किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में, उस वेद का नाम बताइए। थोड़ा टफ क्वेश्चन करें। किया गया था। हाँ, शतपथ में किया गया था, तो शतपथ किस वेद का नाम है? किस वेद में है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। चलिए, अब आता है उपनिषद के बारे में हम लोग देख रहे थे। बताइएगा, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद? कठोपनिषद में। बहुत बढ़िया। गीता का निष्काम कर्म किस उपनिषद में चर्चा किया गया है? ईशोपनिषद में। भक्ति शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में? श्वेतास्तर में। श्वेतास्तर, ठीक है। चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में? चारों आश्रमों का उल्लेख जवालोपनिषद। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बताइए, एक अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? अहम ब्रह्मास्मि। आप लोग, अगर आप लोग को अच्छे से लुसेंट याद हो रहा है तो आप लोग यहाँ जरूर जुड़े। बृहदारण्य, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन रहेगा, आप लोग मार दीजिएगा। बृहदारण्य उपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख बृहदारण्य उपनिषद, ठीक है। किसका और किसका संवाद बृहदारण्य उपनिषद में चर्चा किया गया है? जैसे नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में था, तो किसका संवाद बृहदारण्य में है? हाँ, गार्गी और याज्ञवल्क्य, ठीक है। अच्छा, ये बताइए आप, पुनर्जन्म का सिद्धांत किस उपनिषद में? किस उपनिषद में पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है? बताइएगा। पुनर्जन्म का सिद्धांत, कोई भी इसके बारे में किसी के पुनर्जन्म का सिद्धांत लिखा गया है, तो इस सिद्धांत किस उपनिषद में लिखा गया है? आप लोग को याद है ना आंसर? बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, नहीं, जातक उपनिषद थोड़े हैं। बृहदारण्य उपनिषद, बहुत बढ़िया। जातक एक प्रकार का समझिए कि पुस्तक है, जैसे बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानी है। पुनर्जन्म का सिद्धांत बृहदारण्य उपनिषद। चलिए, हाँ, नंबर मेन बा। चलिए, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति किस काल में लिखा गया? मनुस्मृति शुंग काल में। अच्छा, नारद स्मृति किस युग से संबंधित है? शुंग युग। गलत। छोटी छोटी मिस्टेक, इन लोग का नंबर काटेगा और आप भी देखते रहिएगा। इन लोग को याद है, इन लोग को मार्क्स नहीं दिया जाएगा, इनसे फिर पूछ रहे हैं, देखिएगा, बताइएगा सब। बताइएगा कि नारद स्मृति किस युग में है? कोई भी बताए? गुप्त युग में। मुझे पता था इन लोग का आंसर याद है, बस जल्दीबाजी की वजह से ये लोग अपना आंसर गलत कर रहे हैं, ठीक है। 1 मार्क्स इन लोग को दिया जा रहा है, तभी तो मज़ा आएगा। याद तो सभी को है, लेकिन इतना प्रेशर बनाना है कि गलती मुंह से हो जाए, लास्ट में पता चलेगा। चलिए, वेद को समझने के लिए वेदांत की चर्चा की गई थी। वेदांत की कितनी संख्या है, सभी का नाम बताइए। 6 है। हाँ, शिक्षा, व्याकरण, कल, निरुक्त, छांद, ज्योतिष। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इन वेदांगों में अगर शुद्ध उच्चारण की बात देखनी हो तो किस वेदांग को पढ़ना चाहिए? शिक्षा वेदांग को पढ़ना चाहिए। अच्छा, कर्मकांडीय विधि पढ़ना हो तो कल्प का अध्ययन करना चाहिए। और शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र किस वेदांग से संबंधित है? निरुक्त से। बहुत बढ़िया। अच्छा, वेद बहुत लोगों को याद नहीं हो रहा था पहले, और याद करना जरूरी था, तो इसके लिए किसकी रचना की गई? सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य की रचना की गई थी, ठीक है। सूत्र साहित्य का पाठ है धर्मसूत्र, सूत्र साहित्य का भाग है। अब सूत्र साहित्य कितने प्रकार का है, नाम रखिए। सूत्र साहित्य का नाम रखिए, कितने प्रकार का है?
कम से कम 3 से ऊपर बताना है। 4 गो हाँ 4 है, नाम बताइए, नाम याद करके बताइए। स्रोत, धर्म, सुलभ, गृह। 4 आप लोगों ने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग याद रखिएगा कि जैसे आप लोग स्टडी कर रहे हैं, अभी ये लोग बच्चे 11th क्लास में हैं, 11th क्लास में हैं, ये लोग 12 अभी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी भी 12th पास किए हैं, समझिए ऐसे। ये लोग अभी 11th में हैं। कहने का मतलब है कि आर्ट्स से ये लोग बच्चे हैं, और जानबूझ के आर्ट्स से लिया गया है क्योंकि जो भी लक्ष्य होता है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। एक बात हम इन बच्चों से बोलेंगे एक सुनहरी पंक्ति के द्वारा कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, समझ जाइएगा एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप लोग अपनी मंजिल पे होंगे, और उस दिन आप सभी जो लोग ताना मारते हैं या जैसे भी आप लोग बढ़ रहे हैं, बहुत सारी आप लोग के बीच में दिक्कतें आ रही होगी, तो इन सब का उस दिन जवाब ज़रूर मिलेगा। एक सुनहरी पंक्ति है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा, आप लोग को याद आएगा, उस समय रिलेट कीजिएगा। जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे। यहाँ हम सब मिल के, आप लोग कहाँ हम लोग रहते हैं सभी जानते हैं, तो सब लोग मिल के हम सबके लिए एक बात बोल रहे हैं। याद कीजिएगा, जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। कभी भी हमारे जो सपने थे औकात से बड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने भी सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। तलवार पहले टूटी फिर कट गई ये बाजू, मतलब हौसला की बात हम कर रहे हैं। तलवार पहले टूटी फिर कट गई ये बाजू, बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। ऊंची इमारतों में हुआ करता था जश्न सारी रात। कितना त्याग आप लोग करते हैं। ऊंची इमारतों में हुआ करता था जश्न सारी रात, और हम पत्थरों की तरह यहाँ पूरी रात लड़े थे। बुक से नहीं किया था मैंने ज़मीन का सौदा। कभी भी आप लोगों ने देखा था, अपने बारे में बोल रहा हूँ, सोचिएगा मैं कितनी गहराई से बोल रहा हूँ। नहीं किया था मैंने ज़मीन का सौदा, 2-4 आसमान तो मेरे हमेशा कदमों में पड़े थे। ऐसा बात नहीं था कि मैं चाहता तो आज नौकरी में रहता, तो उसी से ये रिलेट था। 2 पंक्ति यही ख़त्म है कि नहीं किया था मैंने कभी ज़मीन से सौदा, 2-4 आसमान तो दोस्त मेरे कदमों में हमेशा पड़े थे। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि मेहनत से आगे बढ़ना है, और बहुत सारी मुश्किलें आएगी। ये जो सीरीज़ है बंद नहीं करना है, और इस सीरीज़ को चालू रखना है। ऐसे ही हर 2-3 क्लास के बाद पूछाई होगा, और आप लोग तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा अब किससे पूछना है। पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के लोमास और उसका पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18। पुराणों की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा। अच्छा, पुराणों में किसको पढ़ने की इजाज़त नहीं थी? पुराण को किसको पढ़ने की इजाज़त नहीं थी? शूद्र और स्त्री को। वह सुन सकती थी कि नहीं सुन सकती थी? सुन सकती थी। चलिए बहुत बढ़िया। केवल 5 पुराण में राजाओं का उल्लेख, राजाओं की वंशावली, पूरी वंश का उल्लेख मिलता है, ठीक है। वह पुराण का 5 का नाम बताइए आप लोग। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण। अब बताइए इन सभी 5 पुराणों में से सबसे प्राचीन पुराण कौन था? किस पुराण में विष्णु का दशावतार का उल्लेख है? मत्स्य पुराण में। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा। मौर्य वंश से। बहुत बढ़िया। अब बताइएगा गुप्त पुराण किस वंश से बनते हैं? वायु पुराण, सॉरी गलती। वायु पुराण किस वंश से? गुप्त वंश से, ठीक है। किस पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि का भी विवरण मिलता है? ऐसे पुराण का नाम बताइए।
कृषि संबंधी विवरण भी मिलता है किस पुराण में राजतंत्र के साथ? अग्निपुराण। अग्नि पुराण में। बहुत बढ़िया। अब बताइए कुछ, अब साहित्य के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। साहित्य अब बताइएगा कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस साहित्य में मिलती है? जातक। जातक। कथा वस्तु किस धर्म से संबंधित है? कथा वस्तु किस धर्म से संबंधित है? बताइएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि कथा वस्तु किस यान का, यानी कि बौद्ध धर्म में 2 था, हीनयान महायान, किसका प्रमुख ग्रंथ है? हीनयान का। बुद्ध के जीवन चरित्र किस में वर्णित है? बुद्ध का जातक ना ना ना, जातक में पूर्व जन्म, कथा वस्तु अलग है, जातक अलग है। तो पॉइंट इन लोग को दिया जाता है। आप लोग ऐसे ही गलती करते रहिएगा। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म, अब महात्मा बुद्ध के जीवनी का वर्णन कथा वस्तु। तो मैंने जीवन कृत्य बोला, तो महावीर के जीवन कृत्य का वर्णन किस में है? कथा वस्तु में। चलिए आगे देखिए। अच्छा बताइए किस साहित्य को आगम कहा जाता है? अगर पूछने में कुछ गलत हो जाए तो आप लोग इतना माइंड मत कीजिएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग सामने कुछ प्रस्तुत करें। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। ठीक है। अब बताइएगा जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस साहित्य में लिखा गया है? कल्पसूत्र। अब बताइएगा कि भगवती सूत्र में किसके बारे में लिखा गया है? बताइएगा। भगवती सूत्र में किसके बारे में भगवती सूत्र, किसके बारे में भगवती सूत्र में लिखा गया है? बताइए, जल्दी बताइए आप लोग विलंब ना करें, जल्दी बताइए। भगवती सूत्र के में किसका वर्णन किया गया? बताइए। विष्णु। इसमें भगवती सूत्र में महावीर का वर्णन किया गया है। चलिए एक पॉइंट इधर दिया जा रहा है। हाँ अच्छा आप लोग बताइएगा, कौटिल्य के एक पुस्तक का नाम बताएं। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कितने अधिकरण प्रकरण में बटा हुआ है? इन लोगों से कोई पक्षपात नहीं हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, लाइन से हम पूछ रहे हैं। 15 अधिकरण 180 प्रकरण। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण 180 प्रकरण। अर्थशास्त्र किस युग के इतिहास से संबंधित है? मौर्य युग के। ठीक है। अच्छा राजतरंगिणी का अर्थ बताइए, क्या होता है राजतरंगिणी का मतलब? राजाओं की नदी। ठीक है। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? राजतरंगिणी किस जगह के बारे में लिखा गया है? कश्मीर के बारे में। ठीक है। ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किस बुक में हुआ है? किस बुक में हुआ है? क्रम सुव्यवस्थित। हाँ नहीं, ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध लिखा गया है किस पुस्तक में? घटना को इसके, इस घटना के बाद यह घटना हुआ, इसके बाद यह घटना हुआ, किस पुस्तक में लिखा गया है? बताइए जल्दी बताइए।
ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किस पुस्तक में किया गया है? मतलब सुव्यवस्थित घटना को, पूरा इतिहास को नहीं, हाँ, घटना को, इस घटना के बाद यह घटना हुआ, एक इसके बाद यह घटना हुआ, तो यह किस पुस्तक में? यह बच्चे काफ़ी खुश दिख रहे हैं। चचनामा। आपका बिल्कुल गलत जवाब। चलिए आप लोगों की तरफ जा रहा है, यह क्वेश्चन बताइएगा। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। इन लोग के यह क्वेश्चन लड़कों की तरफ जा रहा है, आप बताइएगा। हाँ, अरबों के सिंध विजय का वृतांत किस में है? और वो का हाँ, किस पुस्तक में? चचनामा। चचनामा। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अब बताइए, अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? अष्टाध्यायी जो है किस लिए फेमस है? अष्टाध्यायी के बारे में एक विशेषता बताइए। संस्कृत में संस्कृत ग्रामर का सबसे हाँ, पहले पुस्तक। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अष्टाध्यायी में किसके पहले का इतिहास बताया गया है? किस युग के पहले का इतिहास बताया गया है? मौर्य युग से पहले आप कुछ मौर्य युग में भी है। मौर्य युग के पहले और मौर्य युग में राजनीतिक व्यवस्था है। हाँ, मौर्य युग के पहले का बात सब लिखा गया है, और लिखा गया है ना कि मौर्य युग में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, यह सब लिखा गया है। चलिए बहुत बढ़िया। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है? अष्टाध्यायी में। लिपि शब्द सबसे पहले, जैसे हम लोग हिंदी में पूछ रहे हैं देवनागरी लिपि है, तो लिपि जो वर्ड आ रहा है वो शब्द कहाँ प्रयुक्त हुआ है? इसी में। चलिए बताइए, यवन आक्रमण का उल्लेख कहाँ मिलता है? गार्गी संहिता में, जिसके लेखक कौन है? कात्यायन। गार्गी संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है? गार्गी संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है? बताइएगा, गार्गी संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है? जवाब कोई रणनीतिक चाल ना चला जाए। बोलिए, गार्गी संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है? जल्दी बोलिए, टाइम अप होगा अब आप लोगों का। ज्योतिष। ज्योतिष ग्रंथ था, एक प्रकार का ज्योतिष ग्रंथ था। ठीक है, चलिए। हमको पता है कि एग्ज़ाम में ऑप्शन रहेगा, अच्छे से पता है, लेकिन जानबूझ के अगर हम यहाँ पे ऐसे अगर आप लोग को नहीं पूछेंगे तो पता चलेगा कि मैच ड्रा हो जाएगा। इसीलिए हम आप लोग का माइंड चेक कर रहे हैं, कितना आप लोग के दिमाग में है, इसके बारे में कौन कौन सा तथ्य मैंने लिखवाया है वो मैं पूछ रहा हूँ बस। अब बताइएगा, महाभाष्य एक पुस्तक है जिसके रचयिता कौन है? पतंजलि। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा, महाभाष्य में किस इतिहास के बारे में चर्चा की गई है? शुंगों के इतिहास के बारे में। किस काल के इतिहास के बारे में? शुंगों के इतिहास। चलिए आप लोग बताइएगा, डाइमेकस कहाँ का लेखक था? बहुत प्रकार के लेखक आए थे, यूनानी लेखक, चीनी लेखक, बहुत सारे लेखक आए थे, तो डाइमेकस कहाँ का लेखक था? ईरानी। हाँ, ईरानी।
यूनानी रोमन लेखक, ठीक है, नहीं कहाँ का था? यूनानी रोमन लेखक डाइमेकस। अब एकदम आप बोलिएगा रोमन, कहाँ डाइमेकस कहाँ का था? तो वो तो वहाँ के राजा थे, वहाँ के राजा थे। एंटियोकस का राजदूत था, सीरियन नरेश था, वो तो सीरियन जगह पे नरेश जगह के राजदूत के तरफ से आए हुए थे। तो हम बोले कहाँ का लेखक था, तो यूनानी रोमन लेखक था, बस। चलिए ठीक है। डाइमेकस कहाँ के दरबार में आया था, किसके दरबार में? दरबार में। हाँ, तो ये बिंदुसार के दरबार। बिंदुसार के। डायोनिशियस किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौन सी पुस्तक? इंडिका। हेरोडोटस ने कौन सा पुस्तक लिखा? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। आप आंसर दे रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलिएगा ताकि सुनाई देगा। बताइए कि यूनानी रोमन लेखकों में एक लेखक है जो कि ईरान का राजवैद्य भी था, उसका नाम क्या है? हमको लग पूछे। ईरान का राजवैद्य भी था, उसका नाम क्या है? यूनानी रोमन लेखक में एक ऐसा लेखक आया जो ईरान का राजवैद्य था, टेशियस। अच्छा, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों का नाम बताएं। तीन है। एक निर्याकस, एस्ट्रोबुलस और आनेसिक्रेटस, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। थोड़ा जोर से बोलिए, बार बार हम बोल रहे हैं। डाइमेकस किसका राजदूत था? सीरियन के जानती हो उसका? भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? जो होए बोलिए आप लोग। टालमी का हरवावे अल्लाह रहला का बोले लाला। हाँ हम करेंगे दोसर आंसर बोले लाला। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक में भारतीय पशु, पेड़ पौधा, खनिज पदार्थ आदि का विवरण मिलता है और भारत इटली का व्यापारिक संबंध मिलता है, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक जो कि अज्ञात हैं, पता नहीं चला है, किस ईस्वी में वह हिंद महासागर की यात्रा पर आया था? कब आया था हिंद महासागर की यात्रा पर वह लेखक? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक जिस लेखक ने लिखा है वह कब भारत आया था हिंद महासागर की यात्रा पर? हिंद महासागर की यात्रा पर कब आया? शताब्दी के ईस्वी। कौन ईस्वी में रुका? किस ईस्वी में आया था बताइए? अभी लेखक के बारे में चल रहा है, आप लोग देखिए। अभी यूनानी लेखक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब चीनी लेखक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बताइए जल्दी, किस ईस्वी में आया था? 80 ईस्वी। बहुत बढ़िया। चलिए ये बताइए कि फाहियान जो था वह किस राज्य के समाज का उल्लेख किया था? किस राज्य का किस राज्य के समाज का उल्लेख किया था कि वहाँ के राज्य के लोग बहुत सुखी हैं? मध्य प्रदेश। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त कौन? द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से संबंधित है? किस वंश से?
चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश। गुप्त वंश, बहुत बढ़िया। चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश से, और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश। विक्रमादित्य भी कहा। हाँ, ये बताइएगा कि फाहियान ने जो पुस्तक रचना की थी उसका नाम क्या है? फुकोकी, बहुत बढ़िया। कितने वर्षों तक भारत में रहा? फाहियान, हाँ, ये 14 वर्ष का। 14 वर्ष तक। अब आ जाते हैं संयुगन के बारे में। जो भी हम अभी चर्चा करेंगे, फाहियान, संयुगन, वेनसोंग और इत्सिंग, ये सब चीनी लेखक थे, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करें। संयुगन कब भारत आया था? 518 ईस्वी में। कितने वर्ष की यात्रा पर आया था? 3 वर्ष का। 3 वर्ष की यात्रा पर। वेनसोंग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। वेनसोंग ने कौन सी बुक लिखी थी? पुस्तक सीयू की। कितने देश का विवरण है उसमें? वेनसोंग ने किसकी किसकी पूजा की थी? किसकी किसकी पूजा की थी? बौद्ध के। हाँ, बुद्ध की प्रतिमा, प्रतिमा, हाँ, सूर्य का। सूर्य का पूजा किया था, ठीक है। अच्छा, वेनसोंग के अनुसार सिंध का राजा कौन था? शूद्र। और वेनसोंग के अनुसार नालंदा के कुलपति कौन थे? कुलपति आचार्य सिद्धभद्र, ठीक है। ये बताइएगा, वेनसोंग किस ईस्वी में चीन से प्रस्थान किया? हाँ, कितने वर्ष तक समुद्र में वह यात्रा किया? मतलब समुद्र में, मतलब कितने वर्ष तक यात्रा करने के बाद कपिसा पहुंचा? 1 वर्ष का। 1 वर्ष के बाद। यानी कपिसा कब पहुंच गया? 630। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं है, आप नॉलेज के लिए बता सकते हैं, कपिसा किस राज्य में है? कपिसा कोई भी बताइए। आंध्र प्रदेश। कपिसा कहाँ का तट है? कर्नाटक। कर्नाटक। कपिसा कहाँ का तट है? कपिसा शायद तमिलनाडु का तट है, केरल का तट। केरल शायद वहीं पर। कप- नॉलेज नहीं, लेकिन कमेंट। कपिसा कमेंट में बता दीजिए। अभी कमेंट में लिखिएगा, हमारे दिमाग से भी उतर रहा है कपिसा किस जगह पे है। चलिएगा आगे देखते हैं। ये बताइएगा कि वेनसोंग कपिसा पहुंच गया। कपिसा पहुंच गया तो फिर कितने वर्ष तक ठहरा भारत में? 15। और कब चला गया? 15 वर्ष। हाँ, 45 में चला गया। 645 में। यानी कि 29 में 1 साल रुका, यानी कि 1 साल यात्रा पर लगा, 30 हो गया, 15 साल रुका, यानी 645 में चला गया। अब बताइएगा, इत्सिंग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इत्सिंग ने अपने पुस्तक में किस किस चीज़ का वर्णन किया है? उन्होंने सब पूछा। बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय। हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया, ठीक है। अब बताइए, अलबर्नी कहाँ का लेखक था? अलबर्नी कहाँ का है? मतलब कौन सा लेखक था? अरबी लेखक था। अरबी लेखक था, ठीक है। अलबर्नी, अब बताइएगा, किसके साथ आया था भारत? गजनवी के साथ। अलबर्नी कहाँ का रहने वाला था? अलबर्नी कहाँ का रहने वाला था? बताइएगा जल्दी। कहते हैं कि अरबी था तो अरबी के रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, मतलब किस देश का? फारस। हाँ, फारस। बताइएगा आप किस देश का रहने? उसका पुराना नाम क्यों है? आधुनिक नाम है तुर्कमेनिस्तान। हाँ, बहुत बढ़िया। एक पॉइंट इस टीम को दिया जाता है। चलिए अब बताइए कि अलबर्नी ने किस पुस्तक की रचना की? बोला बोला। तहकीक हिंद या किताबुल हिंद? किताबुल हिंद के। अलबर्नी ने किताबुल हिंद में किस समाज की चर्चा की थी? मतलब किस राजा के समाज की चर्चा की थी? कौन से? ये थोड़ा टफ है, ऑप्शन आएगा तो आप लोग पकड़ेंगे। बताइएगा ऐसे याद है तो। किताबुल हिंद में किस समाज की चर्चा की गई है? यानी कि हिंदू कालीन समाज, राजपूत कालीन समाज, मध्यकालीन, जैसे भी। नहीं, ये क्वेश्चन आप ये लोग पकड़ नहीं पाते डायरेक्ट, बिना ऑप्शन के ये लोग नहीं पकड़ पाएंगे, कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। अगर जिसको
कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसके लिए जरूरी होता है समझाना कि हम पूछ क्या रहे हैं, ये समझाना जरूरी होता है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। बताइएगा राजपूतकालीन समाज की चर्चा। अच्छा किताबुल हिंद कितने अध्याय में बटा है? कितने अध्याय में है? बताइए। आज लग रहा है पूरा चाणक्य का दिमाग आपके अंदर आ चुका है। अब बताइएगा किताबुल हिंद कितने में बटा है? एगो कपार का सुघरा वो, और फिर देखिए आपको याद आ जाएगा। किताबुल हिंद कितने अध्याय में बटा गया है? बोला ऑप्शन दो। ना, आप लोग बोलिए। ऑप्शन इन लोग को भी नहीं दिया जाएगा, बोलिए। बताए 80 अध्याय में। बहुत बढ़िया। 80 अध्याय में किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भारतीय खोज कहा गया था, 80 अध्याय में बांटा गया था। अब बताइएगा किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा गया है? बताइए। इन लोग से पूछे 80 अध्याय बता चुके हैं, अब आप लोग बताइए। पांचों लोग और भी इनकी हेल्प कीजिए। अब कॉल 10 लेब, 10 पॉइंट लेब। किस भाषा में? हाँ किताब हिंद फारसी में। बताइए आप। अरबी में लिखा गया है। बहुत क्या करिए? चलिए, बहुत आज टेंशन में आप दिख रहे हैं। लग रहा है पूरा क्विज का बोझ इन पे आ गया है। देखिए, चलिए अब बताइएगा कि इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत को क्या कहते हैं? रेहला। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक। किस ईस्वी में नियुक्त किया? किस ईस्वी में? बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया कौन ईस्वी में? ऑप्शन में चाहे। 1337। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बताइए था कि बताइएगा तारानाथ के ग्रंथ की रचना की थी? तारानाथ में किस ग्रंथ की रचना? हाँ, तंगीर। तारानाथ कहाँ का लेखक था? तिब्बती लेखक था। बहुत बढ़िया। मार्को पोलो किस देश की यात्रा पर आया था? पांड्य देश की यात्रा पर। और पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। किसवीं शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। चलिए अब आते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट बच चुका था, इसके बाद थोड़ा हम देख लेते हैं। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल आएगा। मार्को पोलो के बाद पूछना था, मार्को पोलो के बाद। हाँ चलिए, साक्ष्य के बारे में था, साक्ष्य के बारे में हम पूछ ले रहे हैं। चलिए आप लोग बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किससे पूछना है बताइएगा। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? कनिंघम को। बताइएगा कि बोगाज कोई में किस वैदिक देवता के नाम का उल्लेख है? बोल रही, बोलिए। वरुण, नतस्य, इंद्र, सोम। बताइए, आप लोग बताइए। अगर आप लोग चारों सही बता देते हैं तो पॉइंट मिलेगा। तो पॉइंट मिलेगा। बताइए, नहीं तो पॉइंट नहीं मिलेगा किसी को। बताइए बताइए। बोगाज कोई में किस देवता को उल्लेख है? याद रखिएगा, आपने सोम का उल्लेख किया है इसमें। आपके ग्रुप सब सुन रहे हैं।
चारों देवता का नाम बताइए। बोगाज कुई में किस वैदिक देवता का नाम मिला है? अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, या नहीं तो कोई बात नहीं। सर मतलब 3 को बताइए ना, 3 चारों को पर पता बा कि हारला के बाद एगो पॉइंट मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट नहीं कटेगा, बता सकते हैं आप लोग। अग्नि फैले बड़ा लोग। सूर्य का नतस्य, इंद्र, अरुण, सूर्य। मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य का उल्लेख देता है। कोई बात नहीं, आपने 3 बताया, बहुत बढ़िया। चलिए, कोई भी पॉइंट किसी को नहीं मिलता है। अच्छा, आप लोग बताइए कि नासत्य का अन्य नाम क्या था? नासत्य के अन्य नाम क्या था? नासत्य देवता का अन्य नाम किस क्रिकेटर के नाम पे है, बताइए। देखिए हिंट मत दे सर, ऑप्शन दे और हिंट सर है, ये नहीं चलेगा। चलो बताइए। आप लोग बताइए। अश्विनी। अश्विनी कुमार, बहुत बढ़िया। एक पॉइंट। जरा याद चलो आगे। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस स्तंभ में मिलता है? किधर पूछना है? बताओ लोग तो हम लोग। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस लेख से मिलता है? बताओ ना, टाइम ऑफ हुई। हाँ, गलत आंसर। आप लोग बताइए। गरुण स्तंभ। चलिए, अब लोग आप लोग बताइएगा, भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख। चलिए बढ़िया। आप लोग बताइएगा कि भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस राजदूत का नाम बताना है कि वेशनगर गरुण स्तंभ से लेख से मिलता है? राजदूत का नाम बताइए। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस राजदूत के वेशनगर गरुण स्तंभ से मिलता है? ऑप्शन देवे वाला दिया ही, ऑप्शन देवे वाला ही ना। ऑप्शन ऐसा देवे वाला है जहाँ नाम कौन बुझेबे ना कल पूछल का चाहता हो जा ऑप्शन दिया जाला। ऑप्शन कहाँ देवे के बाद हम चल खुद डिसाइड करब, ऐसा मौका आई मिली। फिर से क्वेश्चन पूछिए तो। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस राजदूत के वेशनगर गरुण स्तंभ से मिलता है? गरुण स्तंभ से मिलता है होलियोडोरस से। होलियोडोरस से मिलता है। हाँ, अच्छा वीडियो बन जाता पहले सही देखा लो कि दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा अभिलेख है? बताओ लो।
दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा अभिलेख है? आप लोगों ने दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा अभिलेख है? दुर्भिक्ष का तो बोलो। सहगौरा है। सहगौरा, बहुत बढ़िया। हमने पूछने के बाद 1 मिनट से पहले पूछने ही तो हम लोग बुझे लो 1 मिनट से पहले पूछनी है नो खुद लगा लो। हाँ अच्छा रोहित एको नंबर देनी है ना अभी देनी देख लो नो यूट्यूब पे सब प्रमाण बा। अरे कहले का बा यूट्यूब पे सब प्रमाण बा। अभी वाला होलीडोरस ना बतेला तो होलीडोरस वाला कहला के जरूरत नहीं है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा बा बुझा जी। सहगौरा बतैला लोग ठीक बा। चल देखो देखिए अगर क्विज हो रहा है हो सकता है कि पूछने टाइम हम आप लोग से बोल रहे हैं जैसे इधर दिया गया आप लोग बोल रहे हम बता रहे हैं 1 मिनट जब कंप्लीट हो गया आप लोग बहुत लेट कर चुके हैं। जब हम बोल देगा अब आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा फिर कोई चांस नहीं है। जब हम ये देख रहे हैं कि ये लोग नहीं बताने वाले फिर आप लोग साइड ट्रांसफ़र किए तब ये लोगों ने बोला कि हम बता रहे हैं अभी इसीलिए हमने टाइम दिया अभी। इसलिए कोई भी यहाँ पे पक्षपात नहीं हो रहा है। इसलिए शांतिपूर्वक कृपया क्विज खेलें। आगे देखिए रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? किससे पूछना है क्वेश्चन? बोलिए। मंदसौर। ये बताइएगा कि गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? गर्तावास का साक्ष्य गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बताइएगा गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? टाइम अब आप लोग बुर्ज से कश्मीर में इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी थी और यहाँ पे मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया जाने की प्रथा थी। ठीक है। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया? किसे पूछना है? हम लोग बताएं। हाँ तो बताओ लो। सिक्के पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया था? यवन शासकों ने। ठीक है। कसार्पण किसे कहा जाता है? कसार्पण सिक्के को भी कहा जाता है। साहित्य में जो पश्चिमार किया कसार्पण, जैसे साहित्य में सिक्के को कहा जाता है कसार्पण। प्राचीनतम सिक्के जो आहत सिक्के कहा जाता है उसे कसार्पण, इसका नाम है कसार्पण। साहित्य में इसे कसार्पण कहा जाता है। ठीक है। अब बताइएगा कि रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताइएगा रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हाँ एस्टियोबुल्स गलत आंसर। अरिकमेंडू से पांडिचेरी। अरिकमेंडू पुडुचेरी। हाँ, पांडिचेरी। चलिए यह दिखा रहा है कि आप लोग कितना तैयारी करके आए हैं और सारा रिकॉर्डिंग वीडियो में रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा खुद से पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना तैयारी किया है। अच्छे से तैयारी की है, देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के काल में लिखा गया था? हमसे पूछे हम लोग बताएं। हाँ हम लोग बताए। अभी क्या पूछ रहे नहीं? अच्छा हाँ बतैला हम लोग। तू बताओ बताओ लोग। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के समय या किस शासक से संबंधित है? कलिंग राज खारवेल। गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? गिरनार अभिलेख
गिरनार अभिलेख। शासक को बताना हाँ कलिंगराज खारवेल के ही बताइए आप लोग, चलिए। गिरनार अभिलेख किस शासक के समय लिखा गया? हाथी वंशा अभिलेख का है रुद्रदामन, बहुत बढ़िया। देख लीजिए, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ठीक है। तो जूनागढ़ को ही गिरनार भी कहा जाता है, तो गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। चलिए आगे देखिए। तो अभी अब आगे से आ जाएगा कि जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, और जूनागढ़ के बदले गिरनार भी आ जाएगा तो रुद्रदामन। तो गिरनार गलत नहीं करना है। अरे क्विज से कुछ सीख के जाना है। यह क्विज आप लोग की तैयारी के लिए है। अगर आप लोग अच्छे से इस क्विज को पेश करेंगे तो आगे से होगा। अगर आप लोग इस क्विज से कुछ सीखेंगे तो फ़ायदा आप लोग का होगा। तो सीखिए, जो नहीं आ रहा है वो हमेशा याद रहेगा। जब वीडियो में आप लोग देखिएगा तो हमेशा याद रहेगा यह चीज़ हमने गलत किया था। तो गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन। नासिक अभिलेख क्या बताया आपको? गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख, समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, यशोवर, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार भोज, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। टाइम ज़्यादा का होता ऊपर 8:30। लेट हुई पूछ के चल जी, हाथ में पूछाई तब हुई। रुद्रदामन, क्या मैंने पूछा था? भीतर आप लोग बताइए। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त आंसर होगा। अब बताइए कि देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख बताइए। विजय सेन, बहुत बढ़िया। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी। ये बताइएगा, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली कौन सी थी? नागर शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला, अगर बात किया जाए, नागर और द्रविड़ दोनों शैली का प्रभाव पड़ता है दक्षिणापथ के मंदिर में, तो दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है कि कौन सा शैली बन जाएगा? अगर नागर शैली और द्रविड़ शैली मिला दिया जाए, बोलिएगा जल्दी। बोलिएगा, टाइम अप हो जाएगा अभी। टाइमिंग हाँ, वेशर शैली, रेशर, वेशर, वेशर शैली। चलिए आगे बताइएगा कि का भाई शब्द कहीं नहीं तनी मनी, अगर शब्द तब बोला चाहता था वो कोनो दिक्कत नहीं है। बताइए कि बताइए गुंडेश्वर मंदिर कहाँ है? गुंडेश्वर, गुंडेश्वर कहाँ है? गुंडेश्वर मंदिर कहाँ है?
गुंडेश्वर मिश्रा जी। गुंडेश्वर। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोग बताइएगा, देखिएगा आप यह देख सकते हैं कि जो हम एक एक लाइन पूछ रहे हैं और हमारे यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वह बता रहे हैं, ठीक है। तो आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहली बार में ऐसा प्रयास जो हो रहा है वह इन बच्चों के द्वारा बहुत सराहनीय है। तो कृपया आप भी ऐसे तैयारी करें और देखते रहें। चलिए 2-4 क्वेश्चन के बाद पहला खत्म होगा, प्रागैतिहासिक स्टार्ट होगा। बताइएगा कि ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। बताइएगा हमको लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। बताइएगा कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो, मध्य प्रदेश। ठीक है, जगह का नाम मध्य प्रदेश है। आप बताइएगा कि लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? लक्ष्मण खजुराहो। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है। दशावतार मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर कहाँ है? किस राज्य में है दशावतार मंदिर? बताइए। चलिए, महाराष्ट्र। गलत है। आप लोग बताइए। देवगढ़ कहाँ है? किस राज्य में? देवगढ़ जगह सही है, इतना चलेगा ना कौन बात। देवगढ़ सही है, कोई बात नहीं है। देवगढ़ हम जानने के लिए पूछ रहे हैं। बताइए किस राज्य में है? बताइए आप लोग, जानने के लिए। नंबर नहीं मिलेगा, बताइए। कोई नंबर नहीं मिलेगा इसमें। बताइए देवगढ़ कहाँ है? देवगढ़ जो है यूपी में है। चलिए, हाँ देवगढ़। तो इस प्रकार पहला पॉइंट खत्म हो रहा है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। पहला प्राचीन भारतीय इतिहास का रोध। अब स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल। चलो इस प्रकार अभी क्विज़ को यही रोका जाता है क्योंकि अभी बहुत लंबा वीडियो हो गया। तो अभी भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में अभी पूछा गया और इसी के आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन जीता कौन हारा। और अगला जो क्विज़ होगा फिर से वह होगा प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता के बारे में। हमने कोशिश किया था कि इसी वीडियो में कंप्लीट कर दें, लेकिन यह वीडियो 2 घंटा का हो जाता, इसलिए अगला पार्ट इसका आएगा और अगला दिन डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार कंपटीशन के जो बच्चे हैं उन्होंने 12 अंक अर्जित किया है और 11th के जो बच्चे हैं उन्होंने अभी 10 अंक अर्जित किया है। तो 2 अंक के साथ कंपटीशन के बच्चे विजयी होते हैं। तो आप आएँ और ये अपना ट्रॉफी ले जाएं। अपना ट्रॉफी ले। चलिए एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। यह जो ट्रॉफ़ी है आप लोग का मनोबल बढ़ाएगी और यूट्यूब पे जो भी बच्चे देख रहे हैं, कोई भी अगर इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है हमारे नंबर पे कॉल करके आ सकता है, कुछ भी जानकारी लेना हो तो, ठीक है। अगला फिर से जो आपको मिलेगा, यह वीडियो जो मिलेगा, अगला क्विज जो मिलेगा वह आपको सैटरडे के दिन फिर मिलेगा, शनिवार के दिन फिर मिल जाएगा वीडियो यह वाला, पार्ट 2 और पार्ट 3। हर 2 या 3 दिन के अंतराल पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। हर 2 दिन के बाद मैं शेड्यूल जारी कर दूंगा, सैटरडे को बता दूंगा कि किस किस दिन आपको वीडियो क्विज़ का मिलेगा। पढ़ाई रोज़ होता है, यह बस मैंने पूछा, पढ़ाई रोज़ डेली चलता है यहाँ पे। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद।